नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 46 लेकर आए हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के 30 बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के प्रश्न आएंगे साथियों। और यहाँ पे जो आपके साइकोलॉजी की ये जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, इसमें कुल टेस्टों की संख्या कितनी है? 100 है, और प्रत्येक टेस्ट में 30 प्रश्न आपसे सोल्व करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान के कुल प्रश्नों की संख्या 3000 आपको सोल्व करवाई जाएगी। 3000 प्रश्न आपको सोल्व करवाए जाएंगे, जिसमें आज पेपर नंबर 46 है और इसके बाद में भी आपके 50 टेस्ट और आने वाले बाकी है साइकोलॉजी के लिए, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न आएंगे साथियों, चाहे वो कोई सी भी शिक्षक की पात्रता परीक्षा हो या मुख्य भर्ती हो, क्योंकि साइकोलॉजी हर जगह पूछी जाती है। तो आप निश्चित होकर के तैयारी करिएगा और यहाँ पर पूरे 30 प्रश्नों को देख करके अपना मत जरूर बता कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है? आपको अच्छी तरह से एक प्रश्न को समझ करके उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 है, बालक को स्कूल भेजा जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उदाहरण थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, यहाँ पर थॉर्नडाइक के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, सीखने के गौण नियम और सीखने के मुख्य नियम, उसमें एक नियम आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि सीखने के लिए जो अधिगमकर्ता होता है, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, वो सीखने के लिए खुद तत्पर होना चाहिए, खुद तैयार होना चाहिए। यदि वो सीखने के लिए खुद तैयार नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा सकते, क्योंकि बाध्य करके आप क्रिया तो करवा सकते हो लेकिन सिखा नहीं सकते हो। अतः यहाँ पर आप बालक को स्कूल तो भेज सकते हो लेकिन सिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। अतः तत्परता का नियम यहाँ पर प्रथम विकल्प जो है प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है, अधिगम की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर। साथियों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूझ का सिद्धांत। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो इनसाइड थ्योरी। क्या कह सकते हो? इनसाइड थ्योरी जो होती है उसको ही सूझ का सिद्धांत कहते हैं। और इसके प्रतिपादक या जनक की बात की जाए तो जो गेस्टाल्टवादी है इसके जनक कहलाते हैं। और यहाँ दिए गए विकल्पों में गेस्टाल्टवादी कौन है? कोहलर है। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार चौथा विकल्प आपका सही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पर कोहलर होंगे। फोर्थ विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न नंबर 3 है, अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने का निर्देश देने चाहिए। यह कथन किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। देखो, यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अधिगम से संबंधित ज़्यादा प्रश्न मैंने इस टेस्ट में डाले हैं। तो अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने का निर्देश दिया जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको बार बार दोहराओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। ठीक है। अतः ये फिर कौन सा नियम हुआ साथियों? अभ्यास का नियम, जिसको एक्सरसाइज का या लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर श्रम का नियम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? श्रम का नियम भी इसको कहा जाता है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न है साथियों, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन को, थॉर्नडाइक को, स्किनर को और पावलोव को। तो देखो, व्यवहारवाद क्या होता है साथियों? जो सीखने की व्याख्या व्यवहारिक रूप से करता है, और इसके जो जनक है वो है जेबी वाटसन। विकल्प 1 आपका सही है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों चौथे प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखिएगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति। देखो, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत का मतलब आपको जानना पड़ेगा। ये जो नाम है साथियों, ये उपनाम में से प्रश्न पूछ रखा है। और इस सिद्धांत का मुख्य नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? क्रिया प्रसूत
अनुबंधन का सिद्धांत, इसको ही कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है और स्किनर ने अपने सिद्धांत में जो मुख्य कारक बताया है वो है पुनर्बलन, कि पहले क्रिया कराई जाती है और क्रिया करने के बाद में ऐसा पुनर्बलन दिया जाता है जिससे जो अधिगम करता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है साथियों। तो वापस जब भी अधिगमकर्ता को उसकी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा क्रिया करेगा और उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अतः यहाँ पुनर्बलन वाला जो दूसरा विकल्प है 5वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 6ठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक है जीन पियाजे, कर्ट लेविन, जेरोमेस ब्रूनर और इनमें से कोई नहीं। साथियों मैंने आपको कई बार बता रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प होता है वह आपका आंसर नहीं होता है। कर्ट लेविन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत, ठीक है, या क्षेत्रवाद का सिद्धांत, ये कर्ट लेविन का था। जेरोमेस ब्रूनर ने भी ये सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। अतः जीन पियाजे वाला जो प्रथम विकल्प है 6ठे प्रश्न का सही आंसर है। अपने सिद्धांत में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है बालक के विकास की, बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली संवेदी पेशी अवस्था बताई है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो विकल्प 1 आपके 6ठे प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां प्रश्न है, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है कौन सा सिद्धांत है? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत और सूच का सिद्धांत। देखो, समस्या के तात्कालिक समाधान मतलब समस्या का समाधान तात्कालिक या अचानक रूप से हो जाता है, तो इस चीज़ की जो प्रमुखता दी जाती है वो सूझ के सिद्धांत में दी जाती है। अभी हमने एक प्रश्न भी देखा था कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जनक कौन है, तो उस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को ही सूझ का सिद्धांत कहते हैं साथियों। इसके जनक कौन है? गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो इस सिद्धांत के जनक है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके 8वां प्रश्न है, अधिगम आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने दी, B.F. स्किनर ने दी, थॉर्नडाइक ने दी और J.B. वॉटसन ने दी। अधिगम से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और उपरोक्त जो परिभाषा है साथियों, अधिगम आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना प्रश्न नंबर 9 को। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? तो पहला विकल्प है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। तीसरा है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। और चौथा है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो निश्चित रूप से अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में आए, ठीक है, जो परिवर्तन स्थायी हो। समस्या समाधान को अधिगम का उच्चतम स्तर भी कहते हैं साथियों, जो गेनेने के द्वारा बताया गया है। सीखने के जो 8 प्रकार, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हाईएस्ट नंबर पर है। अभिप्रेरण, यदि व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरित है तो अधिगम में भी वृद्धि होगी, ये भी सही है। तो मतलब फिर कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? पहला विकल्प कि ये अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है और यहाँ क्या कह रहा है, नहीं पड़ता है, जो गलत है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके 9वें प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 10 है, अधिगम प्रारंभ होता है जन्म के कुछ समय बाद, जन्म से ही, शैशवावस्था से और जन्म के 2 सप्ताह बाद। तो देखो, अधिगम प्रारंभ होने की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि बालक का जन्म हो गया उसके 2 सप्ताह बाद वो कुछ सीखेगा, जी नहीं। कुछ समय बाद आप नहीं कह सकते, बल्कि बालक का जब जन्म होता है तभी से अधिगम का आरंभ हो जाता है साथियों। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 10 में, यही 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन देखकर लार का टपकाना कौन सा व्यवहार है?
क्रिया प्रसूत व्यवहार है, प्राथमिक व्यवहार है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है और सभी। नॉर्मली एग्जाम में अपन सभी वाला विकल्प सही करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ घुमा रखा है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ नॉर्मली एग्जाम जो लेते हैं मैंने उससे भी कठिन लेवल आपके लिए रखा है ऐसे विकल्पों को देखते हुए। साथियों देखो, कुत्ते द्वारा भोजन देखकर लार खाना, तो इसको आप प्राथमिक व्यवहार नहीं कह सकते, क्रिया प्रसूत या प्रतिक्रियात्मक। तो साथियों एक होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार और एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार में खुद की मर्जी के अनुसार व्यवहार किया जाता है, जबकि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में व्यवहार अपने आप हो जाता है। जैसे कांटे पर पैर रखा तो पैर हम सोचकर नहीं हटाएंगे, अचानक से हटा लेंगे। साथियों आग में अगर अपनी उंगली लगी तो अपन सोचेंगे नहीं कि थोड़ी देर जलने दे या थोड़ा और आग में अंदर उंगली नहीं ले जाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ से उंगली हट जाएगी। तो ये होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और एक व्यवहार होता है क्रिया प्रसूत, जिसमें सोच विचार के काम किया जाता है। अब यहाँ पर कुत्ते द्वारा भोजन देखकर यूँ थोड़ी है कि यार कुत्ते ने भोजन को देखा और कुत्ता सोचने लगा कि अब मुंह में लार को ले आते हैं, उससे थोड़ी ऑटोमेटिक हो चुकी है वो चीज़। तो ऐसे व्यवहार को हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। थर्ड विकल्प आपकी 11वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है भोजन, घंटी, दोनों और सभी। तो देखो पावलोव ने अपने सिद्धांत में एक तो अनुबंधित उद्दीपक बताया है और एक बताया है अनअनुबंधित उद्दीपक। कौन सा? अनअनुबंधित उद्दीपक। तो साथियों अनअनुबंधित उद्दीपक का मतलब होता है वह उद्दीपक जो कि जिसका अनुबंधन नहीं होता है, और अनुबंधित उद्दीपक का मतलब जिसका अनुबंधन होता है। तो अनुबंधन किसका नहीं होता है? भोजन का नहीं होता है, तो भोजन तो अनानुबंधित उद्दीपक है। और अनुबंधन किसका होता है? घंटी का होता है, तो घंटी क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है साथियों। अतः यहाँ पर दिए गया जो विकल्प है सेकंड वाला घंटी, इसको ही अनुबंधित उद्दीपक के रूप में जाना जाएगा। सेकंड विकल्प 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक संबंध है, नकारात्मक संबंध है, कोई संबंध नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो वापस इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अभिप्रेरित व्यक्ति समस्या का समाधान जल्दी हल निकालता है साथियों, ठीक है, समस्या का समाधान जल्दी करता है। अतः दोनों में नकारात्मक संबंध नहीं है, बल्कि दोनों में कैसा संबंध है? सकारात्मक संबंध है। चाहे वो अभिप्रेरित व्यक्ति जो है वो समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो मतलब अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक संबंध है। प्रथम विकल्प 13वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, यूनान भाषा से, लैटिन भाषा से और जर्मन भाषा से। साथियों नॉर्मली अलग अलग जगह पर आपको इसका आंसर अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर है पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द का निर्माण हुआ है। और पर्सनालिटी को यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तित्व कहते हैं। विकल्प 3 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। सॉरी 15वां प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ साथियों। 16वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण होता है आत्मज्ञान से, आदर्श से, धर्म से और वंशानुक्रम व वातावरण से। तो ऐसा आपको सिर्फ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बताना है, खुद का दृष्टिकोण यहाँ पर आप नहीं अपना सकते। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो व्यक्तित्व है वो आत्मज्ञान से भी इसका व्यक्तित्व का निर्धारण आत्मज्ञान, आदर्श या धर्म से नहीं होता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तित्व का निर्धारण वंशानुक्रम व वातावरण से होता है। बालक के विकास में, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें घटित होती है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे साथियों। 17वां प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है कफ, पित्त और वात और अधिक रुधिर वाले व्यक्तित्व। तो साथियों भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है कि कफ प्रकार का व्यक्तित्व भी होता है, पित्त प्रकार का व्यक्तित्व भी होता है, वात प्रकार का व्यक्तित्व भी होता है, लेकिन अधिक रुधिर वाला व्यक्तित्व भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार नहीं होता है साथियों। अतः आपके प्रश्न नंबर जो 17 है इसमें चौथा विकल्प सही है। अधिक रुधिर जो है ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों में सम्मिलित नहीं होता है।
देखो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम 1 लाइक और कम से कम 3 जगह शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हो, चाहे मैं 4 घंटे की मेहनत करूं, 5 घंटे की करूं, लेकिन आप 1 मिनट निकाल के भी शेयर नहीं करते हो, ये मुझे पता है साथियों। तो शेयर कर दिया करो यार। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। साथियों 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आलपोर्ट के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा और रोजमैन के द्वारा। तो साथियों व्यक्तित्व का सबसे जो प्राचीन वर्गीकरण है ये विलियम जेम्स या आलपोर्ट ने नहीं किया था, ना ही रोजमैन ने, बल्कि हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। हिप्पोक्रेट्स वाला विकल्प यहाँ 18वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। सुहृदय व कुहृदय व्यक्तित्व के कितने प्रकार किसने बताए? ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? सॉरी, हेंस आइजैक ने, थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने और हिप्पोक्रेट्स ने। देखो व्यक्तित्व के जो यहाँ पर 2 प्रकार दे रखे हैं, एक तो सुहृदय व्यक्तित्व और एक कुहृदय व्यक्तित्व। साथियों हेंस आइजैक ने अंतर्मुखता बहिर्मुखता के बारे में बताया है, थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में बताया गया है, हिप्पोक्रेट्स ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, बल्कि जो विलियम जेम्स है साथियों इसने ही सुहृदय व कुहृदय व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो विलियम जेम्स जो कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी है, विकल्प 3 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, व्यक्तित्व का जनक है अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और सिसरो। तो साथियों जो व्यक्तित्व का जनक है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अरस्तु या सुकरात, प्लेटो यह व्यक्तित्व के जनक नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिसरो को व्यक्तित्व का जनक माना जाता है साथियों। विकल्प 4 आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां प्रश्न है, व्यक्तित्व है बाहरी कारक है, आंतरिक कारक है, बाहरी व आंतरिक कारक है और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। देखो बाहरी कारक का मतलब है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, आंतरिक कारक का मतलब जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है, जैसे उसका सामाजिक व्यवहार है, जैसे उसका चरित्र है, उसकी भाषाई क्षमता है, उसका मानसिक विकास है, या आंतरिक कारक। बाहरी जैसे उसका वजन है, उसकी लंबाई है, उसके नयन नक्श है, वो दिखने में कैसा है, ये बाहरी कारक। तो साथियों व्यक्तित्व न तो आंतरिक कारक है न बाहरी कारक, बल्कि दोनों का योग है। अतः बाहरी व आंतरिक कारक वाला जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 21 में, इसको ही व्यक्तित्व का सही उत्तर मानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 22। वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को कहते हैं समायोजन, अधिगम, विकास और व्यक्तित्व। साथियों वातावरण के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब अनुसार से लिया जाता है। तो जैसा वातावरण रहेगा यदि हम उसके अनुसार ही व्यवहार करेंगे, मतलब जो परिस्थिति है उसके जैसे व्यवहार करना, तो इसको हम क्या कहेंगे? खुद को समायोजित करना, और ऐसे व्यवहार को समायोजन के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 23 है, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। निरक्षर, बच्चे, प्रौढ़ और शिक्षित व्यक्ति। देखो ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2021 में भी पूछा गया था। तो देखो सृजनात्मकता का यदि आपको मापन करना है 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो होता है वाचिक परीक्षण और एक होता है अवाचिक परीक्षण। वाचिक परीक्षण का मतलब क्या होता है साथियों? वह परीक्षण जिनका प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता है उनको वाचिक परीक्षण कहते हैं, और वह परीक्षण जिसका प्रयोग क्रियात्मक रूप से किया जाता है उनको अवाचिक परीक्षण कहते हैं। तो देखो शिक्षित व्यक्ति भी वाचिक परीक्षण में आएगा, जो बच्चे हैं वो भी वाचिक परीक्षण के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हो सकते हैं, प्रौढ़ भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन निरक्षर पढ़े लिखे नहीं हो सकते। अतः ये सिर्फ अवाचिक में आएंगे साथियों, न कि वाचिक में। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। देखो किसी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है कि यार इसमें तो ये आंसर होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो 24वां प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो बिना कर्म के फल भोगने की इच्छा करते हैं उनको कहते हैं तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और सभी। साथियों इसके पहले आप वीडियो को पूरा देखने के बाद वापस दूसरी जगह जाओ। मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है
वहाँ पर मैंने प्ले लिस्टें लगा रखी है, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ और टीचिंग मेथड, हिंदी और आपके राजस्थान जी के भूगोल, इतिहास, इनकी मैंने प्ले लिस्ट लगा रखी है। यदि आप उन पर क्लिक करते हो तो पूरी की पूरी वीडियो आपको दिख जाएगी, बिल्कुल ही निःशुल्क साथियों, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो देखो 24वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। व्यक्ति क्या कह रहा है, बिना काम किए फल भोगने की इच्छा, मतलब कर्म मत करो और फल की इच्छा रखो। तो साथियों ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सतोगुणी रजोगुणी नहीं बल्कि तामसिक या तमोगुणी के नाम से जानते हैं। प्रथम विकल्प 24 में सही है आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल जुंग ने किया, हेंस आइंजैक ने किया, आइंजैक केटल ने किया और इनमें से सभी। देखो एक आपने पढ़ा होगा अंतर्मुखी, क्या पढ़ा होगा साथियों, अंतर्मुखी, और एक आपने पढ़ा होगा बहिर्मुखी। ये दोनों शब्द आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन शब्द है अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता। साथियों अंतर्मुखी बहिर्मुखी आता है तो वहाँ पर कार्ल यूंग या कार्ल जुंग आपका राइट आंसर है, लेकिन अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता आता है तो वहाँ पर कार्ल जुंग या कार्ल यूंग नहीं होगा बल्कि हेंस आइंजैक आपका सही उत्तर होगा। तो 25वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमेंट करके बताना कितना स्कोर आपका 30 में से बैठ रहा है। साथियों 26वां प्रश्न, संवेग शब्द का मूल अर्थ है अधिगम है, अभिप्रेरणा है, उत्तेजना है और व्यक्तित्व है। तो देखो जो संवेग शब्द है इसका मूल अर्थ आपको बताना है। इसको संवेग का मतलब अधिगम से नहीं लिया जाता है, ना ही अभिप्रेरणा से लिया जाता है, बल्कि संवेग मतलब इमोशन जो शब्द है साथियों, इसका मूल अर्थ लिया जाता है उत्तेजना से। हमारे अंदर की जो उत्तेजित अवस्था है, क्या है साथियों, जो उत्तेजित अवस्था है उसको ही क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। अतः यहाँ पर उत्तेजना आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 26 में, थर्ड विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न, थॉमस एफ गिलबर्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, अभिकर्मित अनुदेशन, मैथेटिक्स है ये, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम वापस हटा देते हैं। देखिए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि स्किनर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है साथियों? स्किनर के द्वारा। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि नॉर्मन एंड क्राउडर के द्वारा दी गई है, अर्थात थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा कौन सी विधि दी गई है? मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि। अतः 27वें में आपके जो थर्ड विकल्प है प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपके, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के विकास का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन ए क्राउडर, स्मिथ एवं मुरे, सुसन मार्कले और एन एस मार्वी। साथियों रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि का श्रेय स्किनर को जाता है, उसी प्रकार एक अभिकर्मित अनुदेशन विधि है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इसका श्रेय किसको जाता है? आपका राइट आंसर है नॉर्मन ए क्राउडर को शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसका श्रेय जाता है। तो प्रथम विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 29 पर, जो कि आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है, ये मंदबुद्धि होते हैं, ये झगड़ालू प्रिय होते हैं, ये जिज्ञासु होते हैं और ये सभी होते हैं। तो देखो सृजनात्मक बालक की विशेषता मंदबुद्धि होना तो नहीं है, क्योंकि मंदबुद्धि तो लगभग नहीं होते हैं। झगड़ालू प्रिय होते हैं ये गलत है साथियों, बल्कि ये क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, मतलब इनके अंदर प्रत्येक चीज़ को जानने की इच्छा होती है कि ये क्या है, ये क्या है। अतः विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न नंबर 29 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जांचा करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट नहीं करना है तो कम से कम ये चेक कर लिया करो कि कहीं कोई सुधार तो नहीं किया गया है, क्योंकि साथियों कई बार किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके बताते हैं और उसमें त्रुटि संशोधन किया जाता है। अतः कमेंट बॉक्स जरूर चेक किया करो। हालांकि लगभग 10 में से 1-2 टेस्टों में ऐसा होता है, तो यहाँ थर्ड विकल्प ही सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है, लेकिन लास्ट में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलूँगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है करके सीखने के अवसर, भाषण, हस्तक्रिया और निर्माण संबंधी क्रिया। सृजनात्मक विकास यदि आपको करना है
तो बालक को हस्त क्रिया आपको सिखाना होगा। निर्माण संबंधी क्रियाएं भी सब सिखाना होगा। करके सीखने के अवसर देना होगा। ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है कि सृजनात्मक विकास में सहायता जरूर पहुंचाएगी, लेकिन भाषण शब्द से ये क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। अतः दूसरा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा साथियों। इस प्रकार आपके साइकोलॉजी के 46 टेस्ट में हल करवा चुका हूँ और इसी प्रकार से आपके 54 टेस्ट आना और अभी बाकी है साथियों। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 और 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप हल कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।